गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं गेट सेट लर्न विद आर। तो ये है हमारे डेंसिटी एंड फ्लोटेशन का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। क्या है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी? अब आप एक चीज़ देखिए, इफ़ यू पुट अ लॉट ऑफ मार्बल्स इन अ स्मॉल बॉक्स इट इज़ गोइंग टू फील हैवी। अगर आप एक छोटे से बॉक्स में कुछ मार्बल रखेंगे और उसे उठाएंगे तो आपको कैसा फील होगा? थोड़ा हैवी फील होगा। ठीक है, ये इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मास है जो उसके अंदर पैक्ड है। जो छोटा छोटा स्पेस है उसके अंदर बहुत सारा मास पैक्ड है ना। और फिर डेंसिटी इज़ लाइक अ मेजर ऑफ द फ्लो टाइटली समथिंग इज पैक्ड, यानी कि जो उसमें जो उसकी डेंसिटी है उसमें कैसे उसका जो फ्लो है वो एकदम टाइटली, एकदम जैसे कुछ बिल्कुल टाइट पैक्ड हो, बिल्कुल ऐसा है, इसलिए बिल्कुल सॉलिड है और हैवी है। वो हमें बताता है, इट टेल्स यू हाउ मच मास इज़ इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि वो हमें बताता है कि उसमें कितना मास है एक स्पेस में, मतलब सर्टेन अमाउंट, एक अमाउंट उस स्पेस में कितना अमाउंट को हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। और ये जो मास है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि ये डेंसिटी की डेफिनेशन है, इसे याद रखिए। तो द मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से उसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। चलिए और चलते हैं। अब आप एक इमेजिन करिए कि आपके पास एक एल्युमिनियम क्यूब है जिसकी वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अगर उसका वेट हम एक फिजिकल बैलेंस पे डालें तो उसका मास कितना बनेगा? उसका मास बनेगा 54 ग्राम्स। और अब हम उसे क्या फील कर रहे हैं? से नाउ वी कैन से, अब ये जो है ना इसका मीन्स है देयरफॉर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? देयरफॉर। अब 20 सेंटीमीटर ऑफ एन एल्युमिनियम मास इज 54 ग्राम, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एल्युमिनियम हैज़ मास इज इक्वल्स टू 54 ग्राम। तो ये हमने एक क्यूटेशन है। अब देयरफॉर ये क्या है? ये किसका साइन है? ये यहाँ पे मैंने डिनोट करा है कि देयरफॉर का साइन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम हैज़ मास, यानी कि एक एल्युमिनियम का मास कितना है? 54 ग्राम। 54 ग्राम अपॉन 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब 27 ग्राम और ये कितने के बराबर है? 27 ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब इस कॉल्ड 2.7 ग्राम क्यूब एज द मास पर यूनिट। अब हम चलते हैं नीचे। एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी, यानी कि जो इसमें जो पर यूनिट वॉल्यूम जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है? अब ये सारा साइन मैंने आपको अभी बताया था कि देयरफॉर के लिए है, तो इसे समझिए। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एन एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी होगी? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ओके डन। अभी हम थोड़ा नीचे रखिए। अब जो इफ m इज द मास, अगर हम मास को m से डिनोट करें, किसी ऑब्जेक्ट के मास को m से डिनोट करें और वॉल्यूम को v से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सच दैट d इज फॉर डेंसिटी, यानी कि d की डेंसिटी के लिए हम क्या डिनोट करेंगे? d। देन वी कैन से, अब हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम v के लिए है, मास m के लिए है, तो देयरफॉर यूनिट वॉल्यूम हैज़ अ मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है ये फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, धोखा मत खा जाना, ये मैंने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम। अब बट मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। डेंसिटी को हम किसे डिनोट करते हैं? डी से हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं। अब देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू एम डिवाइड बाय वी, एम इंटू वी, मतलब सॉरी एम अपॉन वी। डी किसके लिए है? डेंसिटी के लिए। एम किसके लिए है? मास के लिए। वी किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड?
कोई डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप करें, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब एज वी नो, अब जैसे कि हमें पता है कि 1 kg आयरन, 1 kg आयरन में सेम अमाउंट ऑफ मास होगा 1 kg के बराबर, 1 kg ऑफ वुड। यानी कि जो 1 kg आयरन है उसमें उसके सेम मास होगा जैसे 1 kg वुड में होगा, जो मास 1 kg वुड में होगा। अब हाउएवर 1 kg आयरन ऑक्यूपाइज, अब जैसे कि 1 kg आयरन ऑक्यूपाई करता है लेस वॉल्यूम। कैसी वॉल्यूम? 1 kg आयरन ऑक्यूपाई करता है लेस वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करता है। तो देन 1 kg वुड, तो जो 1 kg वुड है, सो सब्सटेंसेस विद इक्वल मास, तो फिर वो ऐसे हुआ। अब जो सब्सटेंसेस है इक्वल मास के, वो मतलब कैन हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। जो सब्सटेंसेस के डिफरेंट मास होते हैं उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है? उनकी वॉल्यूम भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सिमिलरली इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट मासेस, यानी कि जैसे इक्वल वॉल्यूम्स होती हैं डिफरेंट सब्सटेंस की, उनमें जो डिफरेंट मासेस भी होते हैं। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस विद इक्वल वॉल्यूम कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस है वो डिफरेंट वॉल्यूम के साथ क्लासीफाई होते हैं। हाँ, तो डिफरेंट स्टेट्स में क्लासिफाइड होती है और वो हैवी और लाइट उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है? उसकी डेंसिटी के ऊपर, कि सब्सटेंस हैवी है या उसमें ज़्यादा मास है उसकी यूनिट के हिसाब से, और उसकी वॉल्यूम बड़ी है डेंसिटी के बराबर, डेंसिटी के मुकाबले में उसकी बड़ी है या डेंसिटी के मुकाबले उसकी वॉल्यूम कम है, छोटी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब डेंसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं अभी देखते हैं। डेंसिटी, यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो इन द सीजीएस सिस्टम, यानी कि सीजीएस सिस्टम में जो मास है वो मेजर किस में होता है? ग्राम्स में, और जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक मीटर्स में होती है। किस में होती है? क्यूबिक मीटर्स। हाईलाइट कर लेते हैं इसे क्योंकि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। किस में होती है? क्यूबिक मीटर्स। और सीजीएस सिस्टम में मास मेजर किस में होता है? ग्राम्स में। किस में होता है? ग्राम्स में, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब डेंसिटी यानी कि क्यूबिक मीटर में मेजर होता है। अब देयरफॉर द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ये होती है, ठीक है, ये होती है। और सीजीएस सिस्टम में ये होती है तो जैसे कि देयरफॉर, यानी कि जो यूनिट है डेंसिटी की वो सीजीएस सिस्टम में ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब में होती है या फिर ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब में होती है, ठीक है। अब चलते थोड़ा आगे। इन एसआई सिस्टम मास इज मेजर्ड इन, यानी कि ऐसा सिस्टम में मास किस में मेजर होता है? किलोग्राम्स में। किस में मेजर होता है? किलोग्राम्स में, ठीक है। और जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक मीटर्स में मेजर होता है। किस में मेजर होता है? क्यूबिक मीटर्स में, ठीक है। अब देयरफॉर द यूनिट ऑफ डेंसिटी, जो डेंसिटी की यूनिट है वो ऐसा सिस्टम में होती है किलोग्राम और मीटर क्यूब। क्या होती है? किलोग्राम एंड मीटर क्यूब, ठीक है। और किलोग्राम माइनस क्यूब, ये होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी यूज्ड बाय सॉलिड बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। अब वी मस्ट नो द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन ऑर्डर ऑफ डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि हमें पता होना चाहिए मास और वॉल्यूम सॉलिड का, जिस और एक ऑर्डर में जिसमें डिटरमाइन होता है डेंसिटी, जो डेंसिटी सॉलिड की होती है। ठीक ठीक है ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए, द मास ऑफ द सॉलिड इज डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली बाय फिजिकल बैलेंस, यानी कि जो सॉलिड का मास होता है वो बिल्कुल एक्यूरेटली हम उसे मेजर करते हैं एक फिजिकल बैलेंस पे और लेट इट्स मास बी एन ग्राम्स। अब हम उसके मास को एम ग्राम्स बोलते हैं। चलो ठीक है। चलो, to find the volume of the solid, either a measuring cylinder or an overflow jar can be used, यानी कि अगर हम एक मेजरिंग सिलेंडर जो ओवरफ्लो जार को नीचे भेज देता है, जो हमने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था, मेरे वीडियो के फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में जो हमने पढ़ा था, वो उसे लेट इट्स वॉल्यूम भी, हम उसकी वॉल्यूम को वी एम स्क्वायर करके कर लेते हैं। ठीक है। चलो, नोइंग द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अब हम मास को जानते हुए और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वॉल्यूम को करते हैं, तो द डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, यानी कि जो उसकी डेंसिटी है वो कैलकुलेट होगी एक फॉर्मूला से। किससे होगी? एक फॉर्मूला से। तो हम देखते हैं वो फॉर्मूला। देखिए, ये रहा वो फॉर्मूला ये रहा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वो थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो ये लिखा है। तो चलता है आगे। अब एक प्रॉब्लम, चलो थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम 1, द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, यानी गोल्ड की डेंसिटी कितनी है? 19 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? कितनी है? 19.3 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। कितनी है? क्यूब। अब वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द मास ऑफ द गोल्ड, यानी गोल्ड का मास कितना होगा जिसका वॉल्यूम हम कर देते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका हम कर देते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका क्या देखते हैं। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में मास ऑफ द गोल्ड, यानी गोल्ड का मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना। ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने ये करी है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? 19.3 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब इनटू 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा जब हम इसे इंटू करेंगे? इंटू करके आंसर क्या आएगा? 965 ग्राम्स। तो 965 ग्राम्स होगी वो वॉल्यूम जो हमें इस 50 सेंटीमीटर क्यूब में हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। किसकी ओर? प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो जो मास है
जो सिल्वर का मास है, मतलब कि एक सिल्वर ब्लॉक का मास है, वो है 63 ग्राम्स। कितने ग्राम? 63 ग्राम। अगर वो, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस विद टेम्परेचर। चलिए देखते हैं। All forms of the matter, solid, liquid and gases expand on heating, यानी कि solid, liquid, gas कोई सी मैटर एक्सपैंड करते हैं हीटिंग और कांटेक्ट में आते हैं कूलिंग। हीटिंग अपनी एक्सपैंड करते हैं और कूलिंग के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इन द केस ऑफ सॉलिड्स के केस में जो उनका एक्सपेंशन होता है वो राइज विद द राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ राइज में वो काफ़ी छोटा होता है, जो एक निलिजेबल होता है, यानी कि नाइलिजेबल। सो वी कैन, तो हम एज्यूम करते हैं इसको एक माइनर चेंजेस के साथ इन टेम्परेचर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। अब द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, अब जो सॉलिड की डेंसिटी होगी वो कभी बदल तो सकती नहीं है, बेसिक सी बात है, सॉलिड की डेंसिटी नहीं बदल सकती। सो द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, यानी कि इतना तो हमें पता है कि जो सॉलिड की डेंसिटी है वो नहीं चेंज हो सकती। हाँ, यानी कि हम सॉलिड की शेप हम नहीं बदल सकते, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल वुड की हम शेप नहीं बदल सकते, अगर हमने उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसकी शेप बदलने के लिए तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदलेगी। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड का। अब इन द केस ऑफ लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड और गैसेस के केस में देयर इज अ लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि जैसे कि पानी होता है, अगर हमने पानी ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, हमने पानी किसी कंटेनर में डाला वो कंटेनर की शेप ले लेगा, हम पानी को जहाँ डालेंगे उस चीज़ की शेप ले लेगा, ठीक है। सेम गैस के साथ होता है, गैस को तुम डिब्बे में बंद करोगे वो डिब्बे की शेप ले लेगा, ऐसी। विद द राइज इन द टेम्परेचर, चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे सेम रहेगा। द मास ऑफ अ गैस और अ लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि जो लिक्विड है और गैस है उनका मास एकदम बिल्कुल कांस्टेंट ही रहता है, बिल्कुल मतलब बदलेगा नहीं, यानी कि उनका मास एकदम कांस्टेंट रहेगा। और जो उनकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के राइज के साथ। सो देयर डेंसिटी विल डिक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ अ लिक्विड को हमने डिनोट करा है एक्स से, किसे डिनोट करा है? एक्स से। हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका मास कितना है? 70 ग्राम्स, और वो कितने टेम्परेचर पे उसका? 0 डिग्री सेल्सियस। सच दैट इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितने पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सो इज 55 सेंटीमीटर क्यूब, देन अगर हम उसको 55 सेंटीमीटर क्यूब पे रख के देखें तो क्या होगा? तो तब क्या होगा? डेंसिटी हमें पहले बताएगा कि इसकी डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब डेंसिटी का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो इज इक्वल्स टू 70 ग्राम अपॉन 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.4 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब डेंसिटी एट, अगर हम डेंसिटी को 100 डिग्री सेल्सियस के उस पर रखें, फिर अगर हम उनसे डिवाइड कर देंगे 70 ग्राम अपॉन 55 सेंटीमीटर क्यूब, तब हमारा आंसर निकल के आएगा 1.27 ग्राम स्लैश सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस चेंज इन द डेंसिटी ऑफ गैसेस विद टेम्परेचर। ठीक है, इसमें एक और है, ये देखिए ये रहा, ये क्या है, इसमें लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज दिखाया गया है, ये रहा। अब चलते हैं इसे पढ़ते हैं। लैंड एंड सी ब्रीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेंशन, यानी कि जो लैंड और सी ब्रीज है वो बनते हैं या वो होते हैं एक कन्वेंशन की वजह से, करंट नियर ऑफ कोस्टल एरियाज, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल एरियाज में होते हैं। किस में होते हैं? कोस्टल एरियाज में। ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ हीटिंग सरफेस, यानी कि लैंड के ऊपर हीटिंग होने से, और सी वाटर कूल होता है। अब चलो हम पढ़ते हैं लैंड ब्रीज। व्हाट इज लैंड ब्रीज? ठीक है, लैंड ब्रीज देखिए, अ लैंड ब्रीज इज अ विंड दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी ड्यूरिंग द नाइट। देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हवा होती है वो रात में चलती है लैंड से सी की ओर, वो पानी को ठंडा करती है, क्योंकि रात में जो लैंड होता है वो ठंडा रहता है और पानी थोड़ा गर्म रहता है, तो वो पानी को ठंडा करते हैं। ठीक है, और एज द सन सेट्स बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट कूलिंग। जब हमारा सनसेट हो जाता है तो बोथ, यानी कि दोनों, सी और लैंड, पानी और ज़मीन अपने आप को कूल डाउन करते हैं, वो अपने आप को कूल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। हाउएवर द लैंड कूल्स मच फास्टर देन द सी, यानी कि जो लैंड है वो जल्दी कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है पानी के मुकाबले। तब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सी ब्रीज क्या है? सी ब्रीज देखिए, अ सी ब्रीज इज अ विंड, जो सी ब्रीज है वो एक विंड चलती है, यानी कि हवा चलती है। इसमें भी हवा चलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि जो हवा है वो पहले कहाँ से चल रही थी, पहले वो लैंड से लेके सी मतलब लैंड से सी पे चल रही थी, कब ना रात के दौरान। अब हवा चलेगी दिन में सी से लैंड की ओर, किसकी ओर? सी से लैंड की ओर, क्योंकि डे में सी इतना गर्म नहीं होता जितना लैंड गर्म होता है। और जब सनराइज एंड शाइन करता है इक्वली ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर इक्वली, तो जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है सी के मुकाबले। किसके मुकाबले? सी के मुकाबले। रैपिडली एज कंपेयर, यानी कि कंपेयर टू सी वाटर, द एयर अबव गेट्स वार्म एंड लेस डेंस, यानी कि जो लैंड की एयर होती है दिन में वो डेंस कम होती है उसके मुकाबले, सी के मुकाबले, क्योंकि सी तो ठंडा ही रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यूरियोसिटी कॉर्नर भी बनाया है, ये देख सकते हैं आप। द फिशरमैन सेट अ सेल फॉर फिशिंग, यानी कि जो एक फिशरमैन होता है वो एक फिश को सेट करता है बेचने के लिए। ठीक है, रात में, बिकॉज द लैंड ब्रीजेज रैपिडली कैरीज, क्योंकि जो लैंड ब्रीज है वो एक कैरीज करता है फार ऑफ द सी, यानी कि सी से दूर। तो आफ्टर कास्टिंग देयर नेट्स, यानी कि जब उनके नेट्स कास्ट होने के बाद दे कलेक्ट फिश, उनके नेट्स जब
पकड़ लेते हैं फिश, तो वो फिश वो कलेक्ट करते हैं मॉर्निंग में और सेल करते हैं ज़मीन लैंड पे 10 AM पर। इस टाइम पे सी ब्रीज अपना मतलब सी ब्रीज हवा करना, मतलब क्या कहते हैं उसे, फॉरगॉट, हवा चलाना शुरू होते हैं। सी ब्रीज पे हवा चलना शुरू हो जाती है सी ब्रीज की, और जो उसको हेल्प करती है जिसको वो लैंड पे, मतलब जो वो हवा शुरू होती है तो वो उसको हेल्प करती है, मतलब वो हवा जल्दी से लैंड पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन एंड सिंकिंग ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक वी नीड अ ब्लोअर ऑफ अ वाटर एंड वेरियस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमें चेक करना है कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा या उसके अंदर सिंक कर जाएगा, यानी कि इसके ऊपर तैर जाएगा या उसके अंदर डूब जाएगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बॉल में पानी और कुछ ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन, पेंसिल, रबर बॉल, एप्पल, स्टोन, स्पॉन्ज, क्रॉक, प्लास्टिक बॉटल कैप, मेटल स्पून एक्सेट्रा कुछ। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट स्टेप, take a ball of a water and put different objects one by one on it। यानी कि इस बॉल को लो और पानी के ऊपर जो उसके अंदर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखते जाओ वन बाय वन। ठीक है, थर्ड स्टेप, नोट विच ऑब्जेक्ट गो टू बॉटम और ऑफ द वाटर। यानी कि नोट करो जो ऑब्जेक्ट नहीं सिंक कर रहे हैं नहीं फ्लोट कर रहे हैं, पानी के बिल्कुल बीच में है, पानी के बीच में है, अटक गए। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पे, you will notice objects like coin, stone or metal and spoon will go to the bottom of the water। यानी कि ये पानी के बीच में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? पानी के बीच में। लेकिन ठीक है, पॉइंट 2, flotation occurs when an object stays on the surface of a liquid or needs to the top। यानी कि जब उसके ऊपर फ्लोटेशन तब अकर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक मतलब उसके ऊपर स्टे करता है, उसके सरफेस के ऊपर स्टे करता है, जो मतलब उसकी डेंसिटी, तुम ये मान लो उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है और लिक्विड की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा, उसके अंदर सिंक नहीं करेगा। बाय चांस अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है तो वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? उसके अंदर सिंक कर जाएगा। ठीक है, सिंकिंग हैपन द टॉप एंड सिंकिंग हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, बट वाई, लेकिन क्यों? डू सम ऑब्जेक्ट सिंक एंड अदर फ्लोट। यानी कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया डेंसिटी की वजह से। द डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस वेदर इट विल फ्लोट और सिंक। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, हाँ, तो अगर उसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा। अब सेकंड पॉइंट में, इन द केस, यानी कि इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन, उसमें कहते हैं लेस देन, इसमें है ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इट विल सिंक। यानी कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वो फ्लूइड की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा है
तो वो क्या कर जाएगा, उसके अंदर सिंक कर जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ द डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इट विल फ्लोट इन द फ्लूइड, यानी कि अगर दोनों की डेंसिटी एकदम बराबर है तो वो फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करेगा, और एक ऐसे वे में फ्लोट करेगा इन सच वे देन ऑल पोजीशन ऑफ इट, तो जो फ्लूइड की पोजीशन है वो बिल्कुल बिल्कुल सबमर्ज्ड रहेगी, मतलब उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि ना ही वो तैर रहा है ना ही उसके अंदर सिंक कर गया, बिल्कुल उसके बीच में एकदम रह जाएगा, ठीक है। हम चलते थोड़ा और नीचे अपने, ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, इसे हम जल्दी से कवर करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द डेंसिटी इन द थ्री, ठीक है। इन द केस ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड के केस में तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कितना काफ़ी कम होता है, तो वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए हम उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्सेस आर वेरी लार्ज, सो द मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये मैं लिखा नहीं है, स्किप हो गया, सॉरी। यानी कि जो वो क्या कहते हैं, लिक्विड और गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लार्ज, तो इसलिए उनकी शेप चेंज हो जाती है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड एंड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं और छोटे वॉल्यूम के साथ। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। सो देयरफॉर, यानी कि देयरफॉर द सॉलिड्स हैव अ हाई डेंसिटी, यानी कि सॉलिड के ऊपर सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होगी ड्यू टू देयर स्मॉल वॉल्यूम, उनकी स्मॉल वॉल्यूम के हिसाब से। और इन केस ऑफ लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो काफ़ी कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर समवट लार्ज, यानी कि लिक्विड के केसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फेयरली स्मॉल, जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड के कंपेयर में। सो द केस मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो उनके मॉलिक्यूल्स के केस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक स्मॉल वॉल्यूम के साथ पैक होता है कंपेयर टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड के मुकाबले में। थस लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड के मुकाबले। अब हम चलते हैं लास्ट केस, गैस के केस में। इन द केस ऑफ गैस, यानी गैस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो 1000 टाइम्स मोर देन लिक्विड, यानी कि तुम सोच लो लिक्विड से 1000 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, कितने 1000 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं गैस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो दिस टर्न वीकनेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इसके अंदर बहुत वीकनेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, टू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर फोर्स, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें और ऑक्यूपाई करें ऑल अवेलेबल स्पेस, यानी कि सारे जो भी स्पेस हो, जब भी वो हो उस पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर ले, यानी कि उसमें पूरे में भर जाए वो। थस वी कैन से गैसेज हैव वेरी लार्ज वॉल्यूम, इसलिए हम बोलते हैं जो गैसेज होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम होते हैं। हैंस दे हैव वेरी लो डेंसिटी, यानी कि उनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। हमारे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लिखना चाहते हैं, आपको चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, गेट सेट लर्न विद आर, आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, आप जाकर पर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। सो बाय।
एंड गुड लक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो। बाय।